बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह मेरे एक दोस्त मुझे एक बहुत अच्छा सा वाक़या सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बार अकबर और बिरबल दस्तरखान पे बैठे। आपने सुना होगा ये सब, है ना। तो अकबर ने कहा कि बैंगन थे। अकबर ने कहा बिरबल से, मुझे बैंगन बहुत पसंद है। तो बिरबल ने कहा हुजूर मुझे भी बहुत पसंद है। अब बात आई गई हो गई। उसके कुछ दिनों के बाद अकबर साहब फिर खाने बैठे, फिर बैंगन थे। उन्होंने बैंगन से बुरी कोई चीज़ ही नहीं होती, बहुत बुरा लगता है मुझे बैंगन। तो बिरबल साहब ने कहा मुझे भी बहुत बुरा लगता है हुजूर। वो कहता तुम मेरे को बेवकूफ़ समझते हो क्या? मैंने उस दिन कहा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो तुमने कहा मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैं कह रहा हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगता है, तो कहते मुझे भी बुरे लगते हो। तो बिरबल ने कहा हुजूर मैं बैंगन का थोड़ी नौकर हूँ ना, आपका नौकर हूँ। तो बहरहाल बहुत सीरियस बातें हम सारे सुबह से सुन रहे थे। मैं बहुत जल्दी से अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और सब्जेक्ट बड़ा प्यारा है, माय वर्स्ट एनिमी। और आप बड़े खुश होंगे कि अब मैं बहुत बड़े बड़े धमाके आपके सामने रखूँगा। मैं लाऊँगा मोसाद को, है ना, मोसाद को, मैं लाऊँगा ISI को, मैं लाऊँगा RSS को, और बड़ी तकरीरें इनके बारे में करूँगा। पिछले दिनों मैंने एक किताब खरीदी, मोसाद की थी, मराठी में, अच्छी ज़ख़ीम किताब थी। पर मैंने कहा इतनी बड़ी कहाँ पढूँ। मेरे एक दोस्त थे रिजवान साहब, मैं बोला भाई आप ये पढ़ लीजिए और इसका सारांश मुझे समझा दीजिए, इसमें लिखा क्या है। अब इतनी कहाँ पढ़ूँगा, वो किसने किसको मारा, किस तरह से मर्डर किया, मेरे थोड़ी ना करने के गए ये, और करे तो फिर कौन देखेगा, कौन पढ़ के फ़ायदा भी क्या होगा। तो मैं बोला आप ही पढ़ लो। तो मैं मोसाद किसी की बात आपके सामने से करने वाला नहीं हूँ। सवाल पैदा ये होता है कि इस दुनिया में करोड़ लोग आकर गए। मैंने और भी ज़्यादा लंबी तादाद हो सकती है, मैंने अपने आकलन के हिसाब से कम कहने की कोशिश की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इसमें से चंद ही लोग कामयाब हुए? हालांकि अल्लाह ने सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रखी, हर एक आदमी के लिए सिर्फ 24 घंटे रखे। कोई 30 मार का दुनिया में नहीं आया जिसको 24 या 24.5 घंटे रखे। अल्लाह की इससे ज़्यादा समानता बंदों में क्या हो सकती है? फिर सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप क्या कर सकते हैं और नहीं कर सकते, किसी ने पाबंदी नहीं की। फिर उनको भी उतने ही रिसोर्सेस हासिल थे जितने हमको थे। ऐसा कोई आदमी था जैसे शंकर के जैसी तीसरी आँख हो, उसको नहीं ना ऐसा कोई, उसको और उंगलियां 10 के बदले 12 उंगलियां थी, या वो बहुत बड़ा हाइटेड था, या बहुत बड़ा पावरफुल था, ऐसा भी तो नहीं था। फिर ऐसे भी नहीं थे कि ये लोग बड़े अमीर घरों से आए। बल्कि आप कामयाबी की अगर दास्तान सुने तो ताज्जुब में रहेंगे। ताज्जुब में इस बात से रहेंगे कि जो दुनिया के सबसे बहुत पिछड़े लोग थे वो सबसे ज़्यादा कामयाब हुए, और लिस्ट में सबसे ज़्यादा टॉप पर वो है। तारीख लिखती है कि हमने कामयाब लोगों को झोपड़ियों से निकलते देखा है। और कामयाब लोग क्यों, और ऐसे लोग कामयाब क्यों ना होंगे? क्योंकि उनके पास कामयाबी की वजह है। जो ऑलरेडी सेटल हो गए उनके पास क्या वजह बची कि वो कामयाब हो जाए? तो इनकी एक खास बात, हम ऐसा कंटिन्यूस एक सलाहियतों के बारे में, एक कॉमन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कॉमन तौर पे पूरे दुनिया भर में कामयाब हुए। उनकी एक सबसे बड़ी कामयाबी की ये थी कि उन्होंने अपने आप पर जीत हासिल की। दे विन देमसेल्फ। और जब तक कोई आदमी खुद पे नहीं जीत सकता, उसने इरादा छोड़ देना चाहिए कि वो दुनिया में किसी पर भी जीत हासिल कर सकता है। और हमारे कमज़ोरी की वजह सिर्फ ये रही कि हम ही अपने से परेशान रहे। ये जो फेल्यूर था, ये हमारा अपना माइंडसेट था। कहीं से लिख कर आया कि आप नाकाम होंगे, आप कर नहीं सकते, लेकिन हमने अपने तय पर माइंडसेट बना दिया कि ये नहीं हो सकता, और हम कामयाब रहे। मैं एक कार के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके पोर्टिको में एक कार खड़ी है, मर्सिडीज बेंज खड़ी है, बिल्कुल अभी अभी लाई है, ताज़ा, 1 करोड़ की कार। खालिद साहब, 1 करोड़ की कार आपके पोर्टिको में खड़ी है। अब हुआ ये कि उसकी सिर्फ चाबी नहीं मिल रही है,
तो क्या वो कार चलेंगी? करोड़ों की होंगी, शोरूम की होंगी, मर्सिडीज होंगी, नहीं होंगी, कुछ भी होंगी, चलेंगी। अब इसमें यह बताएं कि चाबी की कीमत कितनी है। चलो मर्सिडीज है तो 5,000 की पकड़ लो। तो एक 5,000 की चाबी एक करोड़ की कार को पूरी तरह से फेल करके रख देती, हाल्ट कर दिया, कोई मतलब नहीं, कार है, खड़ी हुई है, ढूंढते फिर रहे चाबी। तो एक छोटी सी चीज ने क्या कर दिया, इतनी बड़ी चीज को पूरी तरह से डिसअप्रूव कर दिया। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। मुद्दे की बात यह है कि हमारी भी छोटी छोटी कमजोरियां ऐसी होती है जो हमारे पूरे अस्तित्व पे छा जाती है और उसको पूरी तरह से फेल कर देती। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर के उस दुश्मन को पहचानें। दुश्मन कोई बाहर नहीं है। इन लोगों को मैंने जिक्र किया, उनके पास भी बहुत स्ट्रगल्स आए होंगे, लेकिन इसके बाद भी वो कामयाब हुए। और हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे अंदर की जो खामियां हैं, जब तक हम उसको एक एक करके बाहर नहीं निकालेंगे, हमारी भी मिसाल उस पोर्टिको में खड़ी 1 करोड़ की कार की जैसी होंगी। सबसे पहला मैं 5-6 आदतें गिनूंगा, आप आपके घर पे जाके चैन से बाकी के भी देखते रहना और हमेशा देखते रहना। सबसे पहला कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन सारे लोग दुनिया के बड़े पैमाने पे लोग सब कंफर्ट जोन में, ओके ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। कंफर्ट जोन का मतलब शिंदे सर ये नहीं होता कि हम चाहते नहीं या हमको ख्वाहिश नहीं है, इच्छा नहीं है, बहुत ख्वाहिश है लेकिन कौन करेगा। ऐसा क्यों हुआ कि झोपड़पट्टियों में लोगों ने जिंदगियां गुजार दी, नालियों पे रहते, क्या अच्छा लगता है उनको नालियों पे रहना, लेकिन एक वक्त आता है कि वो कंफर्ट जोन में चले जाते, जो है जो ठीक है अच्छो बस, और यहीं पर वो मार खा जाता है। आप इंजीनियर बन के बस ना, अभी इंजीनियर बने, आप क्या करना है, आपने एक इंस्टीट्यूट डाला, बस है ना, अब क्या करना है, सब ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे बहुत लगता है पर अब छोड़ो यार। तो ये कंफर्ट जोन ने हमारे इंसानियत का एक बहुत बड़ा नुकसान किया। वो क्यों कंफर्ट जोन में चला गया? क्योंकि वो कोई स्ट्रगल करना नहीं चाहता, कोई जद्दोजहद नहीं करना चाहता, वो अब वो जोन में चला गया। तो अगर आप गुड है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार आप गुड है, आप ग्रेट क्यों नहीं बन पाए? इसलिए कि आप गुड पे सेटिस्फाई हो गए। इसलिए अंग्रेजी में बहुत बेहतरीन कहावत है, गुड इज एनिमी ऑफ ग्रेट। आप गुड पे कंफर्ट जोन में चले गए और आप ग्रेट होने से रुक गए। हालांकि आप सबके अंदर, आपके सबके अंदर ये सलाहियत थी कि आप ग्रेट बन जाते। ग्रेट बनने का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाए और वकील बन जाए, कोई भी आदमी ग्रेट बन सकता है अपने पेशे में, है ना। लिज्जत पापड़ देखिए, पपड़ का बिजनेस था, वो किधर लेकर चला गया। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि किसी एक फील्ड में हो, जहाँ फील्ड में जाए तो वहां से 1 से 20 तक उसी का नाम हो और किसी का नाम ही ना हो, बस उसी का नाम हो। आपने निरमा पाउडर सुना होगा, डिटर्जेंट, हमको नहीं पता, मुझे तो कब बहुत दिन तक पता नहीं था, शायद अभी अभी मालूम पड़ा कि निरमा ये डिटर्जेंट का नाम नहीं है, निरमा कंपनी का नाम है। इस कदर छा गया लोगों पर, इस कदर छा गया। मैं कितनी छोटी बात कर रहा हूँ आपको, लिज्जत पापड़ की बात कर रहा हूँ, निरमा पाउडर की बात कर रहा हूँ। वो डिटर्जेंट है तो बहुत बाद में मालूम है, हमको लगता है निरमा लाओ घर में, और बच्चों को बोलते निरमा लाओ, अब वो दूसरा भी उठा के लाए तो उसको निरमा ही समझते हो, है ना। ये लेवल की कामयाबी। तो हम ये कंफर्ट जोन में क्यों अटक गए? हम इस कंफर्ट जोन में इसलिए अटके कि हम किसी स्ट्रगल को तैयार ही नहीं है। अब जो था ठीक है बस। कुरान कहता है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, मतलब ये है कि हमने इंसानों को संघर्ष में रखा, स्ट्रगल में रखा, मशक्क़तों में रखा। कामयाबी को ढूंढना है तो सिर्फ मशक्क़तों में ढूंढना है, ऐश में कामयाबी नहीं है। कुरान ने कहा, मैंने नहीं कहा। और इंसान रखा का क्या मतलब है? रखा का मतलब यह है कि इसी में उसका सर्वाइवल है और इसी में उसका कामयाबी है और इसी में सक्सेस है। एंड देयर इज नो सक्सेस विदाउट स्ट्रगल। हमको जो एबिलिटीज दी गई थी, गुनाह का क्या मतलब है पता है? गुनाह मीन्स व्हाट? गुनाह का मतलब पाप, दारू पीना और व्यभिचार और ये सब ठीक है, गुनाह है। लेकिन गुनाह की डेफिनेशन बहुत खूबसूरत है।
गुनाह ये अरबी में जुना कहते हैं, मुजाहिद भाई है ना। और जुना एक अरबी ऊँटनी के लफ्ज़ से बना, जाने कुछ नाम है उसका। और उसकी फितरत ये होती है कि बावजूद इसके कि वो बहुत तेज़ दौड़ सकती है, वो स्लो चलती है। इसका मतलब ये है कि आदमी को अपने एबिलिटी पे परफॉर्म न करना गुनाह। कोई मेरे पास काम लेकर आया, बड़े उम्मीदों से आया, और मैंने ये कर दिया कि मैंने वो काम ऐसा नीचे ऊपर से किसी के हाथ से कर लिया, हालांकि वो उम्मीद तो मुझसे लेकर आया था। कोई टीचर 45-40 मिनट का पीरियड है, 30 मिनट पढ़ा रहा है और 10 मिनट इधर उधर कर रहा है, उसने गुनाह किया कि उसने 10 मिनट अपने वेस्ट कर दिए। हर आदमी के अपने एबिलिटी पर परफॉर्म न करना गुनाह है। और एहसान किसको कहते हैं, हुस्न किसको कहते हैं, कि उसने अपने एबिलिटी को भरपूर एक्सप्लोर किया, वो उसने सवाब का काम कर लिया, उसने हुस्न का काम कर लिया। दूसरी चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये, देखो कायनाती डिसिप्लिन पर बनी। मैंने आपको सुबह से एक बात कह रहा हूँ, जो सृष्टि से, जो निसर्ग से, जो नेचर से अलाइन नहीं होगा, वो नेचर का बागी कहलाएगा, विद्रोही कहलाएगा। और जितना पैमाने पे अगर कायनात, ये सृष्टि डिसिप्लिन पे बनी और हम इनडिसिप्लिन हो गए, हमने अपनी तकदीर में फेल्यूर लिख लिया, जिसको कोई नहीं बदल सकता। आपके कौन से अब्बा होंगे और कौन से दादा होंगे और कौन से मिनिस्टर होंगे, कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। दुनिया में कोई आदमी डिसिप्लिन के बगैर कामयाब नहीं हो सका। कामयाबी और डिसिप्लिन दोनों जुड़वा बहनें और साथ ही रहने, सगे जुड़वा बहनें, जो एक में के बगैर रह नहीं सकती। इसलिए जो आदमी डिसिप्लिन नहीं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इनडिसिप्लिन का क्या मतलब है? इनडिसिप्लिन का मतलब है कि कभी भी जाग रहे, कभी भी सो रहे, कभी भी खा रहे, कभी भी उठ रहे, कभी भी जा रहे, कभी भी काम कर रहे, कभी भी नहीं कर रहे। ये क्या बात हो गई? मतलब आपके बारे में कोई तय नहीं कर सकता, आप क्या कर सकते हैं? आपके घर वाले भी नहीं कि आप क्या कब आएंगे, कब जाएंगे, कोई हिसाब ही नहीं। रात में 2 बजे आ रहे हैं, सुबह 12 बजे उठ रहे, 3 बजे खा रहे, अरे भूख नहीं, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आपके सब औकात मुतय्यन हो। आप 10 बजे सो रहे, 5 बजे उठ रहे, हाँ, तो आगे वालों को भी आपको मालूम है, आपके जो क्लाइंट आने वाले कि भाई साहब आते कब है, तो साहब आए नहीं आए, उधर ही चले गए, तो लोग आएंगे कैसे आपके पास? तो डिसिप्लिन का ये मतलब है कि आपके पास कोई वक्त, कोई टाइम नहीं, कोई टेबल नहीं, और बस आप ऐसे ही चले जा रहे। अब मुझे बताएं, इसमें से आपके सर की स्कूल है, अगर सर स्कूल का कोई टाइमिंग ही नहीं रहा, मिसाल सर, तो बच्चे कब आएंगे? ऐसा सोचेंगे मैं अपने दिल में जब आया तब आऊँगा। तो बच्चा रात में 11 बजे आ रहा है, टीचर सुबह रात में 3 बजे उठ कर आ रहा है, किसका किसी में मेल ही नहीं। बस स्टैंड पे अगर टाइमिंग नहीं रहा, टाइम टेबल, गाड़ी कब भी आती है और कब भी जाती है, आप कितने परेशान होंगे? सोचिए भला। क्या आपको अहमदनगर की गाड़ी का ही पता नहीं, आपको सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा ना, उस आपको गाड़ी आएंगी कब, अब मैं तो उसको पकड़ने को बैठा है। तो इनडिसिप्लिन का ये नतीजा कितना बुरा लग रहा है, लेकिन ये हमारे किरदार में है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, उतने ही परेशान हैं जितना हम सारे दिन भर स्टेशन पर बैठे उस गाड़ी के लिए, उसका टाइमिंग नहीं था, उससे ज़्यादा परेशान लोग हमारी वजह से है कि हमारा कोई टाइमिंग नहीं है। तो जब तक हम ये अमेंड नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ होना जाना नहीं। आप मुसलमान बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पर, नमाज कभी भी पढ़ने का है क्या? ज़ोहर की नमाज पढ़ लो कब तक, ऐसा नहीं। नमाज औकात के साथ, वक्त के साथ होंगी। और इतना टाइट शेड्यूल है अथर साहब कि 1:30 बजे के टाइम 1:30 को अगर आपका बादशाह भी है तो वो भी नहीं आया तो आप जमात खड़े कर दे रहे, उसके वास्ते रुक रहे आप। जब आपको इतना डिसिप्लिन के पाबंदी दी, उसके बाद आप इतने डिसिप्लिन कैसे हो गए कि आपके पास कोई टाइम टेबल बचा ही नहीं। दूसरी चीज़ ये कि टालम टोल, आज का काम कल करें, देखेंगे ना बाद में, छोड़ो। मतलब क्या? अरे आज ही आपको काम नहीं हो रहा आज का, कल के और बड़े अंबार होंगे काम के, उसमें और एक ऐड क्यों कर रहे हैं आप? एक नया काम क्यों बढ़ा रहे? वो कल करेंगे, वो परसों करेंगे, अभी जान दो, छोड़ दो, बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। एक बार उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर गुजरे दुनिया के, सलाम करती है दुनिया। तो एक दिन बहुत थक गए, कंदील से काम कर रहे थे, तो वो उनके खादिम ने कहा, नौकर ने कहा कि हजरत बहुत थक गए आप, छोड़ो कल करेंगे।
उन्होंने क्या खूब जवाब दिया, सब सुनिए ज़रा, हम सोचने की बात। उन्होंने कहा कल के बहुत सारे काम हैं, आज का छोड़ दूंगा तो कल वो ऐड हो जाएगा, मुझे आज के ही काम समझ नहीं रहे, कल के इतने वो उसमें ऐड करके उसको काम और ज़्यादा हेवी कर लूँ। ठीक है, तो हम ये अगर टालम टोल की आदत, और जो दिन का काम उस दिन ही कर दे, और आप पर बहुत परेशान रहते आप। हाँ, आप परेशानी की वजह क्या मालूम है क्या? आप काम नहीं करके ज़्यादा परेशान होते, क्योंकि आप सिक्स सेंस में उसी के बारे में सोचते, इसलिए आप जिधर भी होते उधर नहीं होते, वो काम के बारे में सोचते। इससे कितने नुकसान हो रहे, आप एक काम नहीं कर रहे, दूसरा वो काम के परेशान है, तीसरा उसके बारे में फ़ोन आते रहे, फिर आप उसको झूठे सच्चे जवाब दे। इतना सब क्यों? काम ही दे दो ना, किस्सा ख़त्म कर दो ना, आप हैंग होंगे ना लोगों को परेशानी होंगी। तीसरी बहुत अहम चीज़ है अनप्रोफेशनल। मैंने सुबह आपको सबसे पहला जुमला कहा, ये कहा कि दुनिया एक अजीम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। उस ट्रांसफॉर्मेशन के, मैं क्यों सुना रहा था आपको वो सारी दास्तानें? वो इसलिए सुना रहा था कि आने वाला दौर इंतहाई चैलेंजेस का दौर होगा, बहुत कठिन दौर होगा। हम एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। आने वाले दिन भयंकर होंगे, बहुत खतरनाक होंगे। तो उस वक्त कौन मार्केट में टिकेगा? उस वक्त मार्केट में वही लोग बचेंगे, टिकेंगे आने वाली दुनिया में, और वही बादशाह होंगे, बाकी सब गुलाम और नौकर होंगे। उनमें वो क्वालिटी होंगी कि वो इंतहाई प्रोफेशनल होंगे, वो ऑनेस्ट होंगे, वो कॉम्पिटेंट होंगे, वो डेडिकेटेड होंगे। अगर ये किसी के पास सिफत नहीं है, गुलामगिरी करो, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा बचेगा नहीं। जो अनप्रोफेशनल होते हैं ना, वो ज़ीरो। आप बहुत जीनियस है, बहुत होशियार है, आप क्या है दुनिया के कुछ कौन दो आप 30 मार खां, लेकिन आप अनप्रोफेशनल है तो समझ लीजिए कि आप शून्य हैं, ज़ीरो है। मिसाल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर के साथ एक और प्लेयर आए थे, और वो उनके साथी थे, उनका नाम था विनोद कांबली, और इत्तेफाक से दोनों के गुरु एक ही थे, अचरेकर गुरु जी, दोनों के गुरु एक थे। और लोग कहते हैं, अशोक सब्बन साहब, कि ये विनोद कांबली सचिन से बहुत आगे थे, लेकिन विनोद कांबली को कोई याद ही नहीं कर रहा, इसलिए कि वो बहुत अनप्रोफेशनल आदमी थे। इसलिए बावजूद इसके कि वो सचिन के बहुत आगे होने के बाद भी भुला दिए गए, और ऐसे ही लोगों को लोग पूरी तरह से भुला देते हैं। आप समझेंगे मेरे पास फिर भी लोग आ रहे हैं, मेरा कोई अल्टरनेट नहीं है। जिस दिन आप अनप्रोफेशनल हो जाते हैं ना, उस दिन लोगों के माइंड में एक नई फिल्म शुरू हो जाती है आपको अल्टरनेट ढूंढने की। दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर योर अल्टरनेटिव। और जब मिले, उस दिन आपने शुरू कर दिया उनके दिमाग में ख्याल कि अब आपका अल्टरनेटिव चाहिए, अब इसको आ गई है मस्ती, वो ढूंढना शुरू कर देता है, और जैसा है उसको अल्टरनेट मिल जाता है, वो आपसे चला जाता है। तो आपने उसी दिन बीज बो दिए जिस दिन से आप अनप्रोफेशनल हो गए। मैं उदगीर गया था, हमारे डॉक्टर खतीब साहब के पास, परसों ही था मैं उधर। तो एक बहुत बड़ा काम है, अब उदगीर कितने दूर, अहमदनगर से 500 किलोमीटर दूर, मैं वहाँ काम के लिए। उसने, वो जो क्लाइंट था बहुत बड़ा आदमी है, उसने कहा साहब यहाँ करीब में बीदर में एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है, बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट, हम उसको बहुत पसंद करते, लेकिन मसला ये है कि वो फ़ोन नहीं उठाता। ऐसे आदमी को हम कहाँ से काम दें? उसने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने वो काम हासिल कर लिया इतने दूर जाकर। ठीक, तो ये आदत को आपको बहुत जल्दी बदलना होगा अगर आपको नए ज़माने के साथ चलना है। तो नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, बदकिस्मती तो मुकद्दर थी ही, है ना सर? मैं बराबर कह रहा हूँ ना? तीसरी चीज़ बहुत मैं महसूस कर रहा हूँ, आप भी महसूस कर रहे हो, और लोगों ने कहा मुझे कि तुम इस पे बात करो, वैसा तो मैं करने ही वाला था, मैं लिख कर ही लाया, मैंने ये अभी नहीं लिखा। मैं 1.5 महीने से आपके लिए लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ, और जिसके लिए मुझे 60-70 दुनिया की बेहतरीन किताबें पढ़नी पड़ी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, कम से कम इस बहाने तो मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो फ़ोन नहीं उठाना, फ़ोन अभी तो मुझे किसी का फ़ोन लग गया ना तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, फ़ोन लग गया। वरना होता ऐसा है कि मैं 10 कॉल करता हूँ ना, मैं करता हूँ, दूसरों की तो क्या बात है,
तो 8 फ़ोन रिसीव नहीं होते। अब मैं ये प्लान बना रहा हूँ एहसाम भाई कि मैं एक असिस्टेंट रख लूँ जो फ़ोन लगने के बाद ही मुझे दे, क्या वो फ़ोन लग गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं सेलिब्रेट करूँ कि किसी को फ़ोन लग गया। क्या हालत है। मैंने आपसे कहा कि यू आर नॉट इन योर टाउन, आप आपके मुकाम पर नहीं बैठे हैं सर, आप इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट के एटिकेट्स को समझना होगा। इस तरह से आप बाहर फ़ोन करेंगे तो आपका मुंह भी नहीं देखेंगे, वो मुंह भी नहीं देखेंगे, वो पहली फुर्सत में कहूँगा गेट आउट। ऐसे लापरवाह आदमी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस मार्केट में बैठे हैं, आप अहमदनगर में, आप पूना में, औरंगाबाद में नहीं बैठे। बाहर के जो एथिक्स और रूल्स है वो यहाँ अप्लीकेबल होंगे, और इस तरह से अगर अनप्रोफेशनल करेंगे तो करेंगे क्या। फ़ोन का मसला ये है कि फ़ोन नहीं उठाने का मतलब ये है कि आपके पास उस आदमी की अहमियत नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर वो आपका क्लाइंट है तो आपका घरदार उसके पैसों पे चलता है, आपको उसकी कितनी इज्जत करनी चाहिए। कोई आपका रहनुमा है तो ये मालूम होना चाहिए कि वो आपके लिए आपका फ़ायदेमंद है, आपका मोहसिन है। आप उसका फ़ोन कैसे नहीं उठा सकते? हु आर यू? आप इतने बड़े हो गए, कोई मजबूरी में आपको फ़ोन कर रहा होगा, फिर ये कि कोई नए नंबर से फ़ोन ही नहीं उठाता। आप ज़रा सोच के बताएं कि एक फ़ोन आया आपको, आपने उठाया नहीं, वो फ़ोन एक्सीडेंट में बहुत ही बुरी तरह से घायल आपके बच्चे का था, जिसका फ़ोन ख़राब हो गया था और दूसरे के फ़ोन से वो फ़ोन कर रहा था, और आपके फ़ोन नहीं उठाने की वजह से उसकी जान चली गई। वाहे नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। कम से कम ये भी ख्याल नहीं कि कौन आदमी मुझे फ़ोन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। मैं कोई कार्टून थोड़ी हो गया, कोई उठे मुझे कभी फ़ोन करे, क्लिक करे, मैं अच्छा आदमी हूँ भाई, मुझे कोई काम से ही फ़ोन करेंगे, ऐसे कोई इसकी को फ़ोन करता है। और आपके लिस्ट में ऐसे अगर नाम हो तो आप वो लिस्ट में से अपने वो सारे टाइम पासर्स के नाम निकाल दीजिए, कम से कम उनके नाम रखिए जो काम के लोग हैं। तीसरी चीज़, सामने लोग मैं ये समझता हूँ सर, अभी एक नया रूल पास होना चाहिए पार्लियामेंट में कि आप जितना महंगा फ़ोन ले तो पहले फ़ोन के एटिकेट सीख ले, वरना आप 50,000 लाख भर के फ़ोन का इंसल्ट न करें। फ़ोन के साथ मेनू में उसके साथ फ़ोन के इथिक्स भी आने चाहिए, इट मस्ट। ऐसा क्या हो रहा है, 50,000 का लाख भर का फ़ोन है, आपको उसका ख्याल नहीं। अच्छा आप नहीं उठा रहे फ़ोन, कोई बात नहीं, हम भी नहीं उठाते फ़ोन कभी कभी, लेकिन जैसा ही हम अपने काम से फारिग होते पहले ढूंढ के वो नंबर को फ़ोन करके पूछते भाई क्या बात है। मैंने जितने कामयाब लोग देखे उनको बहुत अटेंटिव देखा है। मेरे एक वकील थे औरंगाबाद में, हमारी बात वो बहुत पर्टिकुलर थे, मैंने उनसे अच्छा कोई वकील ही नहीं देखा। और एक दिन रात में 11 बजे फ़ोन, मेरा फ़ोन तो 10 बजे मैं बंद कर देता हूँ, उन्होंने कोई दूसरे प्रिंसिपल लॉ कॉलेज के ज़रिए तीसरे जगह से बहुत ढूंढ ढांड के तांबे सर के ज़रिए मेरे को ढूंढ के फ़ोन किया। उन्होंने कहा अरशद देखो, मैं तुमने मुझे केस दी है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा वो जच रही है, कल तारीख है, मुझे ऐसा लगता कि हमने ये नहीं करना चाहिए। क्या पढ़ी थी, लेकिन वो वकील आज हाई कोर्ट का जज है। और मैंने ऐसे कई वकील देखे हैं जो कई दिनों तक तुम्हारे फ़ोन नहीं उठाते, मैंने उनको आज भी रास्ते पर संघर्ष करते देखा है। अब इसका उपाय क्या है, मैंने तो सब मसले बता दिए। मैं सिंपल बात बताता हूँ, बहुत सिंपल। आप एक काम करें ना, आपको बहुत परेशानी होती है, आप मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, आपको नहीं बात करने का मौका होता है, ठीक है नहीं हो रहा, ऐसा होता है ना। मैंने कहा सुबह से भारत के बहुत बड़े तादाद में लोग मेंटली डिसऑर्डर है, आप नहीं होंगे, अच्छे लोग दिख रहे हैं आप, तो आप एक काम करें ना कि आप एक पर्टिकुलर टाइम रखें कि भाई मैं 10 से 12 तक कॉल अटेंड करता हूँ, जो भी टाइम आपको रखना है। आप यकीन मानिए उसके अलावा लोग आपको फ़ोन नहीं करेंगे। आप जितना एक्सेस देंगे ना, लोग उतना एक्सेस लेंगे। आप जितना आम होंगे ना, उतना जाम होंगे। इसलिए बहुत आम होने की कोशिश मत करो, दुकानें 24 घंटे खुली मत रखो। बिल्कुल टाइम के हिसाब से आप टाइम दो, प्रोफेशन के टाइम में प्रोफेशनल फ़ोन,
और जब मैं ऑफिस पे होता हूँ तो मैं घर का फ़ोन बिल्कुल इंटरटेन नहीं करता, बड़े डर के फ़ोन करते हैं मुझे। अभी यहाँ नहीं है, मैं लाऊंगा अगली बार। तो वो बहुत डर के फ़ोन करते हैं, उतनी नपी तुली बात करते हैं, और मैं तो ऐसी बात करता हूँ जैसे किसी ने मेरे कान पट्टी पे बंदूक लगा दी, तो उसमें कितनी बात करेंगे, बोले तो उतनी मैं बात करता हूँ। एक सिंपल तरीका, हमारे पूरे हमारे पब्लिकेशंस पे, किताबों पर लिखा है कि हमको आपने कितने हमारे पूरे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस पे लिखा है कि आप हमको 8:30 से 1:30 तक ही फ़ोन कर सकते हैं, इसके बाद हम आपके ज़िम्मेदार नहीं हैं। और ऐसा बहुत कम हुआ, नहीं के बराबर, कि उसके अलावा मुझे लोगों ने फ़ोन किया, क्योंकि लोग नहीं करते। मुझे 2-3 बजे फ़ोन किया तो मैं कहता हूँ सॉरी यार, मेरे सामने वो तुम्हारा प्लान नहीं है, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, आप प्लीज़ मुझे कल सुबह फ़ोन कीजिए। ओके, कितनी सीधी बात है। अरे लगते 2, 4, 5, 10 सेकंड हार्डली, और आप इतने क्यों परेशान हैं? आपको इतनी कौन सी गप्पे मारने के फ़ोन पे, जो आप इतना परेशान हो रहे सामने वाले के फ़ोन पे? तो एक तो वक्त मुकर्रर करें, और आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपको, जब भी आपको सुविधा मिले तो आप सिंपली फ़ोन कर दीजिए। हाँ, उतनी देर में आप अटेंटिव रहिए, और आप अगर अटेंटिव नहीं रह सकते तो आप आगे मैसेज दीजिए, भाई अभी ठीक मैं थोड़ा सा मुनासिब नहीं समझता, आई विल कॉल यू लेटर, आई एम नॉट फीलिंग वेल। नहीं करेंगे आपको फ़ोन। ये क्या तरीका है कि आप कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, आप जिंदा है कि मर भी गए हो, तो बाकी आयादत को आने जाने को वो भी नहीं मालूम। तो और हाँ, अगर आपके पास बहुत काम हो गए, आप बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो फिर आप अपने काम का जायज़ा ले और नए काम लेना रोक दे। जो पुराने असाइनमेंट से उसको पूरा कंप्लीट करे फिर ले। ये क्या तरीका है कि काम ये हो नहीं रहे, आप दूसरे काम ले रहे, किसी को इंटरटेन नहीं कर रहे। मुझे याद आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में जब गए तो उन्होंने बहुत सारी देखा, आपको पता है, उसमें से एक आदमी को देखा जहन्नुम में। तो वो क्या कर रहा था, वो लकड़ियाँ थे, बोझ था, उठ नहीं रहा था अली भाई, और वो उसके ऊपर और लकड़ियाँ डाल रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, कौन बेवकूफ़ है ये अहमक कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो आदमी है जो दुनिया में जिसको ऑलरेडी जो काम नहीं होते थे उस पर और ये काम बढ़ाता था, जो है वो होते नहीं थे, उसके अलावा और काम बढ़ाता था, ये आदमी है। मतलब ये है कि वो जहन्नुम में जाने वाला है ना मौलाना साहब? अगर जहन्नुम में अल्लाह के रसूल ऐसे लोगों को देखते हैं तो इसका मतलब वो जहन्नुम में जाने वाला है ना, वो जन्नत में का तो होगा नहीं ना। जब अल्लाह के रसूल देख कर आए, सर्टिफाई कर दिए कि ऐसे शख्स जिसके पास काम मौजूद हो और वो काम वो पूरे नहीं हो रहे और उसके बाद काम बढ़ा रहा है, वो जहन्नुम में जा रहा है। फिर हमारा कमिटमेंट है, वादा है, और कुछ क्यों न हो आप वादे से खयानत नहीं कर सकते, आप मुसलमान हैं। और जन्नत में जाने वालों की सिफत ये बताई गई कि वल्लज़ीना हुम ली अमानतिहिम व अहदिहिम राऊन, और जन्नत में जाने वाले वो लोग हैं जो अपने अहदो पैमान का पास और लिहाज रखते। कमिटमेंट इज़ अ मस्ट एनी हाउ इन एनी केस। आप अल्लाह के रसूल के किस्से क्यों सुनाते हैं यार? लोगों को मत सुनाया करो। क्यों सुनाते? जब लोग अमल नहीं करना चाहते, ये किस्से सुन कर मसरूर होना चाहते हैं, तो ये किस्से का मतलब क्या है? नौज़बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे। आपने ये सुना, बारहा सुना कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी से मिले, कुछ उनकी डीलिंग थी, और रास्ते में मिले तो उसने कहा मैं अभी आया वापस। और रिवायतों में आता है कि वो 3 दिन बाद वापस आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही खड़े पाया। ये तरीका हमारा कि हमको ये भी हमको कोई दूसरा कहे तो अलग बात है। यहाँ यह लिखा गया है कि जन्नत में जाने वाले वो लोग होंगे जो अपने अहद व पैमान का पास रखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो अपने अहद व पैमान का पास नहीं रखते वो जहन्नुम में जाने वाले। एक मरतबा मैंने हमारे क्लाइंट जनरल एब्रॉल से मेरी उसकी मीटिंग फाइनल हुई। 1-1.5 महीना पहले बहुत प्रीवियस मीटिंग थी वो, और उसके बाद जनरल साहब चले गए, वो उनके गांव को चले गए और मैं बीड़ को आ गया जिस दिन मीटिंग थी। और मैंने ऐसा नहीं किया कि निकल कर आया, मैंने उनके असिस्टेंट को कहा कि मैं आज मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मैं बीड़ जा रहा हूँ, फला चो गया। अब हुआ ये कि जनरल साहब का 12 बजे फ़ोन आया, अरशद वेयर आर यू? आई एम इन बीड़। हाउ आर यू, हाउ कैन यू आर इन द बीड़? आप बीड़ में कैसे हो सकते हो? मैंने व्हाट?
आपकी मेरी आज 3 बजे की मीटिंग तय है। मैं बोला तो क्या, मैंने आपके असिस्टेंट को बोल के आया था। तो उन्होंने कहा आपने मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट फिक्स की थी या मुझसे? मैं फौरी तौर पे निकला, मेरे पास उस दिन गाड़ी भी नहीं थी और रोज़ा था, और मैं बस से, मैं बोला भाई बहुत सही बात बोल रहे, मैं बस से वहाँ तक गया और बिल्कुल उनकी मीटिंग अटेंड किया। वो मीटिंग इतनी देर चली, वो भी आदमी गुस्से में होगा, मुझे रोज़ा खोलने का भी वक्त नहीं मिला। इस लेवल पे लोग आज काम कर रहे हैं। अगर प्रोफेशन में टिकना है तो आपको अहद व पैमान का पास इसलिए रखना होगा कि ये कामयाबी दुनिया आखिरत की नहीं, दुनिया की कामयाबी है ये। दुनिया आखिरत तो बाद में काम होंगे, पहले यहाँ कामयाब होके बताओ ना। और जो यहाँ कामयाब नहीं होगा वो वहाँ कैसे कामयाब होगा? फिर ईगो, आजकल हमारे लोगों को बहुत बड़ी बीमारी लग गई। मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया, मेरा नाम नहीं लिया गया, मुझे, और बड़े बड़े बीमारियां, मैं तो बड़े हैरान हो जाता हूँ कि मेरी डिग्री सही तरीके से नहीं लिखी गई, मेरा क्या ओहदा क्या वो पूरा, और ऐसा नहीं ऐसा चाहिए था, और इसका नाम मेरे ऊपर कैसा आ गया, मेरा नाम नीचे कैसा आ गया, मैं नहीं जाता दावत। और क्या आदमी है, मुझे रास्ते पे खड़े रह के दावत दे रहा है, मैं ऐसा दिख रहा क्या उसको? और अच्छा दिया, घर को आया, नहीं उतने से नहीं बोला जितना ससुराल में बोलते, मेरे को ऐसा बोल दिया बस सरासर, मैं नहीं जाऊँ। अरे क्या बना रखा है आपने, हद हो गई, हद हो। मसला क्या था? सब व्हाट वाज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट ये था कि उसने आपको शादी को बुलाया, हाँ कोई भी माध्यम से बुलाया ना, तो आप जाइए। हम तो बगैर बुलाए भी चले जाते हैं सलीम भाई, सच बोल रहा हूँ मैं। हमारे दोस्त की शादी थी भीड़ में, तो हम गए, तो उसने मजहर साहब ने कहा यार वो शादी उसकी, तो मैं बोला मुझे कार्ड नहीं आया, लेकिन मैं चलता हूँ, मेरे दोस्त की शादी हो सकता है मुझे भूल गया हूँगा, हाँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं शादी तो अटेंड करूँगा। और शादी कर मैं गया, बोला तो तुमने कार्ड वार्ड नहीं भेजा था, मैं तो आ गया। तो उसने कहा आप तो आए हो, उसे खाना भी खा लो, तो फिर मैंने खाना भी खा लिया। तो ऐसा भी होता है। तो हमारा मसला ईगो का। ईगो पे एक बहुत अच्छी किताब आई, नोट कर लीजिए, ईगो इज द एनिमी, बड़ी पूरी मुसलसल किताब लिख डाला। अब हुआ ये कि ये चक्कर में हमने बड़े बड़े अपॉइंटमेंट और बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ को कैंसिल कर दिया। ईगो इज एनिमी। तो हमने क्या कर दिया, जो बड़े बड़े मैं ऐसा ये सारी चीज़ों में मैं कैसा जाऊं उसके पास, उसने मेरे पास आना चाहिए था, मैं इतना क्या गया गुजरा है क्या, ही शुड कम टू मी। ऐसे करते 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 हमने कई अपॉर्चुनिटीज़ लॉस। और अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार आती, दरवाज़ा खटखटाती है, वो गई तो फिर जल्दी से वापस नहीं आती हैं। अपने आप को क्या बड़े तोप समझने लगे। तो एक बहुत अच्छा शेर है, आपकी नज़र जो ज़रा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। दुनिया क्या कहती है शेख साहब, जो ज़रा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहाँ कम गुज़र का बसर नहीं, यहाँ आला ज़र्फ़ का काम है। अच्छा, ये उसके बाद और एक तरीके का ईगो है, वो छोटे से बात है, मैं अगर ये नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करे तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा क्या होगा, मुझे क्या कहेंगे लोग, फला चुना मैं, तो ये भी अहम है, ईगो है। मैं नहीं, मैं फेल हुआ तो क्या कहेंगे लोग, मैंने कोशिश की नाकाम हुआ तो, मैं उसके पास गया नहीं कहा तो, अरे नहीं कहा तो नहीं कहा, फांसी थोड़ी देंगे ना, मैं कैसे जाऊँ उसके पास, मैं उसको क्या कहूँ, वो नहीं कह देंगे। तो ऐसी कोई सज़ा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, किधर गए वकील मोहसिन साहब, ऐसी कोई सज़ा आई क्या अभी तक? क्या आपके रिजेक्शन होने के बाद आपको डायरेक्ट बगैर कोई ट्रायल चलने की फांसी हो जाए? ऐसा कुछ नहीं दिया तो नहीं दिया, हो गया, क्या हो, चलते रहते ऐसे, आते जाते लोग रहते। लेकिन नहीं, कितना देखिए, छोटे लोगों की पहचान और बड़े लोगों की पहचान। आखिरी बात ईगो के ताल्लुक से, जो छोटे लोग होते हैं ना, उनका ईगो बहुत बड़ा होता है और इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। बड़े लोग का ईगो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो बहुत आगे चले जाते हैं। आप सोचिए आपको कहाँ जाना है। मैंने आपको देखिए, महात्मा गांधी जी, जिनको अफ्रीका में चलती ट्रेन से उठाकर फेंक दिया गया, उनके पास दो रास्ते थे। एक, भरपूर गालियाँ देते, माँ बहन कर देते अफ्रीका वालों की, जितने भी गालियाँ याद है वो सब दे देते। हाँ, ये ऑप्शन भी था गांधी जी के पास।
लेकिन बड़े लोग रिएक्ट नहीं करते। ये बात याद रखिए, बड़े लोग रिएक्ट नहीं करते, बड़े लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। महात्मा गांधी 20, 50, 100 भी गालियाँ देते, चिल्ला चिल्ला के गालियाँ देते तो कुछ नहीं होता। उन्होंने यहाँ से अंग्रेज़ों को भगा दिया। तुमने हमारे साथ ऐसा किया, अब देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। इसको रिस्पॉन्ड कहते हैं। ये रिएक्शन नहीं थी, रिएक्शन वो होती जब वो गालियाँ बकते। ठीक है। अगली चीज़ है लघुयात। मैंने आपको कहा भाई साहब, आपको सिर्फ अच्छा बनना है ना, तो एक काम करो बस, अपने जो ये लघुयात मतलब हम हिंदी में कहें जो सारे फजूल काम हैं। और मैं आपको कहूँ, आप कभी अपना अपना जायज़ा लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तकरीबन पूरे काम मतलब 80%, 75% तो पकड़ के चलिए। सबके बात मैं कहता हूँ, क्योंकि अगर आप ये काम ना करते तो अगर आप डॉक्टर होते तो वर्ल्ड क्लास डॉक्टर होते। हाँ, अगर आप लॉयर होते तो आप कपिल सिब्बल, वो कौन सा गया कपिल सिब्बल लग कर, उसमें क्या खास बात थी? क्यों नहीं बन पाए हम? इसलिए कि हम ऑक्यूपाई है, हम अपने फजूल कामों से ऑक्यूपाई है। और बदकिस्मती ये है कि हम उसको काम समझ रहे। काम किसको कहता हूँ। अब मैं घर से निकला सुबह 7 बजे, बीवी को लगता है काम को जा रहे हैं ना, थका के आता है 2 बजे। आप गए साहब ऑफिस में और बैठे, पहले जाके ज़रा फ्रेश हो गए, उधर सब पेपर आए तो बस 3-4 पेपर आते हमारे पास, बैठ गए, आधा पौन घंटा हो गया। फिर इंटरनेट पे इधर उधर सारे दुनिया की खबर देखे, वो 1-1.5 घंटा चला गया। फिर इस दोस्त के साथ आधा घंटा बाद, ये सारे काम मैं कर रहा हूँ। मेरे घर वाले क्या समझ रहे? मैं काम कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ क्या? मैं ऑफिस में हूँ, घर वालों के साथ निकला, ऑफिस में बैठा हूँ, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ। वो काम जो मैंने करने थे, जो लाजमी थे, जो आइन ज़रूरी थे, वो काम थे जो मैंने सिर्फ 2 घंटे किया और ऑफिस में 8 घंटे व्यतीत किया। तो मैंने कितने देर काम किया? 2 घंटे। एंड दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव वर्क। हम ये बात का अंदाज़ा लगाए कि हम दिन में से इफेक्टिव काम कितने करते हैं, है ना? इफेक्टिव काम कितने करते हैं। और आप जब मालूम करेंगे ना, तो हमको बहुत बुरा लगेगा कि हम दिन में से 2-3 घंटे भी इफेक्टिव काम नहीं करते, बाकी सब फजूल काम। ऐसे काम जो दूसरे कर सकते थे, ऐसे काम हमको नहीं करना चाहिए। ये इर्तिजाज ने हमारे कहा, अच्छी बात पूछी मेरे से। उसने कहा कि आपने कहा कि फ़िलिस्तीन के बारे में बात ना की जाए, तो मैंने ये नहीं कहा कि फ़िलिस्तीन के, और ये बात आप इंफॉर्मेशन ज़रूर रखिए, लेकिन आप एक काम कीजिए कि आप उसमें मेंटली इन्वॉल्व मत होइए। वाक़यात से अक्लमंद आदमी सबक लेते हैं कि हम उस पैरा में कहाँ खड़े हैं, वो इंसिडेंट्स के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं, वो क्या गलतियाँ की थी जो हम ना करें, और क्या चीज़ हमको अमेंड करनी चाहिए। वाक़यात हमारे लिए सबक होते हैं। और दूसरी चीज़, ठीक है वाक़यात हो रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैंने खिज़र से कहा कि अगर आप क्या कर सकते हैं, तो आप दुआ कर सकते हैं, आप रोज़े रख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भला आप परेशान होकर। तो ये काम हम इस तरह से करेंगे कि हम उसमें मेंटली इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो लघुयात जिस दिन छोड़ेंगे, कुरान तो मैंने सुबह कहा अनिल लघविल मूरिजुन, कि जो जन्नत में जाने वाले कोई फजूल काम नहीं करते। जो फजूल काम नहीं करेंगे वो काम का काम करेंगे, और उसके जैसा सक्सेस कौन होगा भला, अगर वो काम का काम करेंगे। और फिर बातें भी कितनी। मैंने मुनज़्ज़र को अभी जो आप भाषण दिया, मेरा बेटा, उसको मैंने शक्कर लाने भेजा। क्या किलो है शक्कर भला बोलो? हाँ, 40 रुपये किलो। मैंने कहा बेटा जाओ शक्कर लाओ, घर में मेहमान आए, अथर साहब, मेरे दोस्त मुजाहिद सब आए, शक्कर लाओ। अब मुनज़्ज़र गया और उसने 1 किलो शक्कर के बंसी सर उसने 1700 रुपये दे के आ गए। आके बोलता अब्बा मैंने 1700 दिए, मैं क्या करूँगा बेवकूफ़, मैंने इसलिए आर्किटेक्ट बनाया था क्या? तूने 40 रुपये के बदले 1700 रुपये दे दिए। फिर दूसरे काम को गया कोतमीर लाने, वहाँ से उसने 3500 रुपये दे दिए। अरे बोले ऐसे क्या बातें कर रहे हैं आप, ये इतने छोटे छोटे चीज़ के इतने बड़े बड़े पैसे देकर आ गया। तुम्हारा बच्चा बेवकूफ़ पागल हो गया। मैं आपसे कहूँ कि आपने 2 मिनट के काम के वास्ते 25 मिनट का लेक्चर क्यों दिया? और 1 मिनट कितना कीमती था? क्या वो 10,000 10 लाख से ज़्यादा कीमती नहीं था?
आपने ऐसा कैसा ज़ाया कर दिया भला? फुकट मिला इसलिए कर दिया? तो मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, मैंने लिख कर नहीं लाया पर याद आ गई अभी। सिकंदर आज़म जब बीमार हो गए और भारत से लौटने लगे तो उन्होंने आते वक्त अपने माँ से एक वादा किया था। वो माँ बोली कहाँ जाते इतने दूर? नहीं, उसने कहा मैं जाऊँगा, लेकिन माँ तुझसे मैं एक वादा करता हूँ कि मैं पलट कर वापस आऊँगा। अब जैसा ही मामला बिगड़ गया तो उसको लगा कि अब नहीं बचने वाला। रिटर्न का सफ़र था, सारे हकीम बुलाए गए, सब बुलाए गए। सिकंदर आज़म ने सबको क्या कहा पता है? मैं तुमको ये नहीं कहता कि तुम मेरी जान बचाओ। बड़ा जुमला है, याद रखे तो बहुत काफ़ी है। सिकंदर ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि तुम मेरी जान बचाओ, इसलिए नहीं बुलाया, मैंने इसलिए बुलाया है मेरी ज़िंदगी सिर्फ इतनी एक्सटेंड कर दो 12 घंटे कि मैं अपने माँ तक जा सकूँ। इसको वादा किया, और इसके बदले कमाई हुई इस पूरी सल्तनत मैं तुमको देने तैयार हूँ। पूरी सल्तनत जिसको कई सालों तक उसने कमाया था, सिर्फ 12 घंटे के लिए। 1 घंटे में एक देश आता है, एक कंट्री आता है। जो इस लेवल पे ज़िंदगी गुजारेगा ना, कितनी बातें, 1 मिनट की बात, 2 मिनट की बात, कितनी लंबी बातें, क्या चल रहा है आपको सेंस भी नहीं, बात कैसे करे, क्या करे। मेरे पास सिंपल तरीका, मैं आप कभी मेरे से आप मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। मैं करता क्या हूँ, मैं किसी से बात करने के पहले सोचता हूँ कि मैं बात में देना क्या चाहता हूँ और लेना क्या चाहता हूँ। मैं बहुत क्लियर रहता हूँ, इसलिए मैं बहुत कम बात करता हूँ। मैं सिर्फ एक ही वक्त में बात करता हूँ, और वो सिर्फ मेरे दोस्तों से करता हूँ जो लंबी बात होती है। और वो मैं जब जॉगिंग करता हूँ ना, तब मैं सेकंड लाइन में ये बात करता हूँ, अदरवाइज काम के टाइम में बात नहीं करता, है ना मज़ा। मैं जब जॉगिंग में होता हूँ मैं पूरे दोस्तों से बात करता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ, लेकिन मैं एक काम कर रहा होता हूँ, मैं रनिंग कर रहा होता हूँ, मैं चल रहा होता हूँ, उस वास्ते मेरे पास एक सेकेंडरी काम है, इसलिए मैं अपने दोस्तों से थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। लेकिन मैं काम के टाइम 2-3 मिनट से इसलिए नहीं करता कि मुझे पता है इससे मुझे क्या करना है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना। और जब बात इर्रिलेवेंट होती है तो मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसके बात सुनने का वक्त नहीं है ना। हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया, बहुत बड़ा बात कही डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा कि जिस आदमी की अकल मुकम्मल होती है ना, उसकी गुफ्तगू मुख्तसर होती है। इसका मतलब ये है कि लंबी लंबी हाँकने वाले, समझ गए ना आप। अब मैं अपने आखिरी हिस्से में आया। मोबाइल फ़ोन इस दुनिया का सबसे बड़ा डिसास्टर, सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल फ़ोन। और यहाँ पे बैठे हुए तकरीबन लोग उसके मरीज़ हैं। अगर मेरी बात पर विश्वास ना आए तो सिर्फ 3 दिन अपना मोबाइल अपने से दूर रखो और फिर मालूम करो कि आप उसके एडिक्ट हुए भी या नहीं। मैंने तो, हम दिलासा सेल में बैठते, मियाँ बीवी के जो भरोसा सेल में हम काउंसलिंग करते हैं। अब तो ये हालत बनी सर कि औरत है ना, शोहर छोड़ने को तैयार है, मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं। ये क्या है, हम इसको क्यों कह रहे हैं? कोई भी जो इन्वेंशन है उसके 2 रुख होते हैं, एक वो इंतहाई फ़ायदेमंद होता है या फिर इंतहाई नुकसानदेह। जब ये यूरेनियम निकला ना अली भाई, लोग बहुत खुश हुए कि ये इसने एक बड़ा पावर दुनिया को दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, फुला बनेगा। लेकिन जिस दिन हिरोशिमा और नागासाकी पे से यूरेनियम को एटम बम बना के इस्तेमाल किया गया, उस दिन वो उसका जो साइंटिस्ट था वो रो पड़ा कि मैंने दुनिया के लिए क्या तबाही बना दी। ये जिसने मोबाइल फ़ोन ईजाद किया साहब, आप गूगल पे चेक कर लीजिए, उसके पास खुद मोबाइल नहीं है। आप किधर लेके फिर रहे और कितना लेके फिर रहे, और आप समझते क्या है अपने आप को? सारे दुनिया का आपने ठेका ले रखा है। 24 घंटे फ़ोन चालू है, क्यों? आप सो भी रहे तो फ़ोन चालू है, क्यों? रात में फ़ोन आ जाएगा तो किसका आएगा और क्या आएगा? मिस कॉल आएगा और नींद खराब कर देगा। इतना एक्सेस दुनिया को कि आप 24 घंटे गुलाम है लोगों के। और किसी को ज़रूरत होंगे तो ढूंढते आएंगे ना भाई। आप डॉक्टर तो नहीं है ना, सिर्फ मैं डॉक्टरों को एक्सेप्शन करता हूँ, बाकी आप डॉक्टर तो नहीं है ना। कोई मर रहा जी रहा, कुछ हो रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसको आना है तो आएगा। लेकिन आप रात में फ़ोन चालू करके क्या कर रहे हैं मालूम? आप मैग्नेटिक जोन तैयार कर रहे हैं।
मैग्नेटिक सर्किट तैयार कर रहे हैं जो कैंसरस होता है। लोगों के सेवा के वास्ते हम क्यों कैंसर लगाए अपने आप को? याद रखिए, हम प्रोफेशनल सोशल वर्कर है, हम इमोशनल सोशल वर्कर नहीं है। और एक लास्ट बात, एक्सेप्शन के लिए कोई प्रोविजन नहीं होती। आई एम आर्किटेक्ट, एक्सेप्शन के लिए कोई प्रोविजन नहीं होती। और आप एक्सेप्शन के लिए प्रोविजन करते हैं और काम के लिए प्रोविजन नहीं करते। क्या हो सकता है? इसमें आग लग सकती है तो हमने क्या करना चाहिए? 1000 बातें हो सकती है। इस सब के लिए प्रोविजन करेंगे तो इसका मतलब आप आएंगे ही नहीं। मैं घर से निकला, कोई गाड़ी आके टक्कर हो जाएंगी, क्या क्या चीज़ की प्रोविजन करेंगे? नहीं हो सकती। तो एक्सेप्शन प्रोविजन के लिए नहीं होता। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं कि आप बचने की। आपके पास वक्त कितना है सुबह से शाम तक पता है? कभी कैलकुलेट किया? 8 घंटे तो सो जाते हैं, 3 घंटे खाने पीने में लग जाते हैं, 8 घंटे काम कर लेते हो। आपने 20 घंटे तो आपने रिजर्व कर लिए, आपके पास है ही नहीं। आपके पास सिर्फ 5 घंटे बचे, जिसमें आपको कितने कितने काम गिनाए हमने। आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, अगले स्टेज पे जाना है, कुछ सोशल वर्क करने हैं, बहुत काम बता दिए हमने। ये तो सिर्फ 5 ही घंटे हैं, क्या क्या करेंगे? और ये 5 घंटे में 3 और 4 घंटे आप मोबाइल देखने लग गए तो फिर क्या बचा? हाँ, बहुत ज़्यादा। आप कहेंगे यार ऐसा कैसा हो सकता है? तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। मैं एक छोटा सा काम करता हूं। मैं आपसे सबसे ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करता हूं, मतलब अच्छे तौर पे। मैं मोबाइल देखता नहीं, मैं उसको रेडियो के जैसा इस्तेमाल करता हूं। मैं ऑफिस में होता हूं, ऑफिस में मैंने कहा कि हमारे पास मोबाइल का इस्तेमाल मना है, तो मैं सबसे पहले करूं तो मैं ऑफिस में के वाईफाई से कुछ चीज़ें डाउनलोड करता हूं जो प्रोग्राम मुझे पसंद है। और जब घर को निकलता हूं तो एक पूरा सुन लेता हूं और फिर दूसरी बार दूसरा सुन लेता हूं। मैं दिन में से 5-6 प्रोग्राम तो सुन ही लेता हूं, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ों पे नज़र रखना ज़रूरी है। मैं पेपर में लिखता हूँ, मैं किताबें लिखता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूरत है। पर मैं उसको सब काम धंधे छोड़कर नहीं करता। मैं जब भी मेरा खाली वक्त होता है वो रिजर्व करके रख लेता हूँ और उस वक्त में देखता हूँ। ऐसा नहीं कर सकते क्या? बहुत सारी चीज़ें करने की लोग करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। तो मोबाइल है क्या? पर मैं आखिरी बात कहूँ, मोबाइल ये है कि वो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है आपके लिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मैंने आप सुबह से बात कर रहे, सबसे बड़ी सोच आपके थॉट्स, आपके सबसे बड़ी नियामत आपके थॉट्स। और जब ये आपके थॉट्स ही ऑक्यूपाई कर लिए तो फिर आपके पास क्या बचा? आपको पता है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नाचने वालियाँ लाई जाती थी, ईरान तुरान के किस्से कहानियाँ बोलने वाले लाए जाते थे ताकि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे। अब वो ईरान तुरान के कहानियाँ वाले, नाचने गाने वाले आपके इधर मोबाइल में आ गए। ये आपको क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। शैतान का सबसे बड़ा हरबा क्या है? डिस्ट्रैक्शन, गुमराही। गुमराही मीन्स इंग्लिश में क्या है? डिस्ट्रैक्शन। होता यह है कि जब आपके पास खाली वक्त होता है ना, तो आप दिन भर के जो वाक़यात है वो ऑटोमेटिकली आप उस पर विचार करते, सोचते हैं। ये बफर जोन होते हैं, जुगाली कहते हैं उसको। आप इमीडिएट जवाब नहीं देते, आप वो चीज़ें बाद में सोचते हैं जब आपके पास खाली वक्त होता है। सही है ना? आपने आपके खाली वक्त को ख़त्म कर दिया तो आपने सोचने की पूरी प्रोसेस ही बंद कर दी। अब आपके पास कोई, आप बहुत ऑक्यूपाई है। और जो हुकूमतें होती वो चाहती है कि लोग पूरी तरह से ऑक्यूपाई रहे, वो सोचे ही नहीं। जो सोचने वाला होता है वो सबसे पावरफुल आदमी होता है। आपकी सोचों पर पहरे लगा दिए गए और आपको पता भी नहीं चला। ठीक, आखिरी में बात करता हूँ मायूसी। मैंने एक और बात कही कि शैतान का सबसे बड़ा हरबा मायूसी है। आपको लगा कि अभी क्या होगा, 2019 में 950 साल से बीजेपी आई और अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इन्होंने क्या किया? इनका सबसे बड़ा नाम नहीं लेता, आपको पता है सबसे बड़ा हरबा क्या है? आप में मायूसी पैदा कर ले। ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि आप में मायूस कर। मुझे आप बताएं, यहाँ सब लोग बैठे हैं, शिंदे साहब बैठे हैं, असद डॉक्टर साहब बैठे हैं, आमिर बैठे हैं। 950 साल से हुकूमत आई है, 950, सॉरी अभी बहुत टाइम बाकी है, 950। तो ऐसा कोई ऑर्डिनन्स आया जिसमें ये कहा गया, मिसाळ सर, तुमच्यापैकी कोणी काहीच करायचं नाही, अर्षद सर तुम्ही भाषण करायचे नाहीत, रिकामा उद्योग करायचा नाही, तुमने कोई भाषण नहीं करना, तुमने कोई किताब नहीं लिखना, तुमने कोई संगठन नहीं करना, कुछ नहीं करना, काम से जाना, काम पे आना और उसमें भी ज़्यादा पैसे नहीं कमाने। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। आपको कुछ मिला?
नहीं ना, फिर क्यों हम रुक गए? कोई बार ही नहीं हुआ। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जिसने सारे लोगों को हैंग करके रख दिया। इस तरह से हैंग कर दिया, मायूसी क्या होती है मालूम है क्या? लड़ने के पहले ही जंग हार जाना। आप तो लड़ने के पहले ही हार गए। अभी तो कहाँ कुछ बिगड़ा है, क्या बिगड़ा है अभी? कौन से अभी मौके बंद हो गए? अभी संगठन अपनी चल रहा है ना, लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप, बड़े आम तौर पे पब्लिश करके किया गया, छुपके चोरी चोरी नहीं आए यहाँ पर लोग। हाँ, आम तौर पे पब्लिक, एक कैमरे में शूटिंग भी हो रही है, वो उसको पब्लिसिटी भी मिलेंगी। तो हमने किसके डर के किया? मसला ये है कि हैंग करने की एक साइकोलॉजी होती है जिसमें वो कामयाब हो गए और हम हैंग होकर नाकाम हो गए। हमने बंद दरवाजे की तरफ झांकते रह गए, हमने खुली राह देखना छोड़ दी। आइए इस मायूसी से बाहर निकलिए। ऐसे हालात तो आते जाते हैं। दुनिया अगर इम्तिहान है तो अल्लाह ताला कभी इससे फ़िरौन के ज़रिए लेगा, कभी नमरूद के ज़रिए लेगा, कभी इसके ज़रिए लेगा, है ना? तो इम्तिहान तो चलते रहेंगे। ऐसी कौन सी हालत है? ये जन्नत थोड़ी है ना कि आपको बहुत सुकून से बैठ के करने के काम है। तो हमारी तारीख़ इसकी नहीं है कि हम मायूस हो जाएं। कुरान कहता है कि मायूसी तो कुफ्र है, एक्सट्रीम, मतलब आप बाहर हो गए इस्लाम के, आप कुफ्र कर दिए, इनकार कर दिया, अल्लाह का इनकार, कुफ्र। तो जब एक नाफे जब सहाबी गए और रास्ते में समंदर आ गया तो क्या कहा आपने? डालो घोड़े समंदर पर। उसके बाद अल्लामा इकबाल ने लिखा, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि आप कब दौड़ाएंगे घोड़े बहरे जुल्मात में, और बहरे जुल्मात किन घोड़ों का इंतज़ार कर रहा है। आइए बाहर निकलिए। वो क्या शेर है ना, निकल कर खान खाहों से अता कर रस्म शब्बीरी। ये शब्बीरी रस्म अता करने का वक्त आ चुका है। ये अपने वीकनेसेस पे गौर कीजिए। दुनिया में बहुत सारे दुश्मन हैं, पर सबसे पहले जब तक हम अंदर के दुश्मन को नहीं मारेंगे, चुन चुन के नहीं मारेंगे, इन बुरी बुरी आदतों से हम बाज नहीं आएंगे और ज़िंदगी को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने आप पर अगर काबू नहीं पा सके, अपने आप पर अगर हम विजय नहीं पा सके, हम किस पे विजय पाएंगे? हम किस तरह से लीडरशिप बनेंगे? हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 8:25 हो गए। किसी को कोई सवाल वगैरह होगा तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में 10-1 मिनट पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि खाना ठंडा नहीं होना चाहिए ठंडी के दिन। ऐसा नहीं कि मैं सवाल जवाब देने से कतरा रहा हूँ। पूछिए, किसी को कोई सवाल है तो आज के सेशन पे। नहीं, मैंने जो तरीके बताए ना इफ़ेक्टिव होने के, वो अल्टीमेटली सक्सेस की तरफ जाते, और सक्सेस का बोनस फाइनेंशियल होता। मैं कल बताऊंगा इसको मास्टरी में, और अभी बता देता हूँ कि आदमी जब अपनी एक्सीलेंसी पे काम करता है, अपने आप पर काम करता है, तो उसको जो रिवॉर्ड मिलता है वो उसका बोनस होता है। हाँ, मैं बहुत अच्छी आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस कर रहा तो मैंने सोशल वर्क तो नहीं खोला। मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हूँगा तो मैं काम में और ज़्यादा अच्छे काम करूँगा और ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। अल्टीमेट मीन्स तो पैसे कमाना है ना, अगर हम सोशल की प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं। जी सर। आपने बोला था कि जो 10 to 5 वर्क है, ड्यूटी आवर्स गवर्नमेंट जॉब है, ये बहुत ही बेकार टाइम है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले आपके इन औकात के साथ बाकी के जो आपके काम है ना, जैसे कई काम हमने गिनाए, वो आप फजर से उठ के 10 बजे तक और आने के बाद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फैमिली का टाइम है, वो तो आप आने के बाद तो पूरा फैमिली के लिए रिजर्व कर सकते हैं। अलबत्ता जो मैं करता हूँ 2 से 7 तक का, वो आप फजर से 10 तक कर सकते हैं एक, या आप और अपनी एक्सीलेंसी बढ़ाकर अपना ट्रैक चेंज करके अपना कुछ बिजनेस अपने खुद जाती करने की कोशिश कर सकते हैं। इकबाल ने कहा हुआ है कि रिस्टोरेशन ऑफ द इस्लामिक थॉट, या सर सैयद अहमद खान ने कहा है कि कुरान की तफसीर वक्त के हिसाब से। तो आजकल के इस दौर में, जमहूरियत के दौर में, इसका ताल्लुक से आपके क्या ख्याल है?
सीधी बात है कि कुरान ने कहा वो अम्मा अम्मा यनफ़उन्नास फ़यमकुज़ु फ़िल अर्ज़। हमारा ये कहना है कि आप इस्लाम को नज़रिए के तौर पे सिर्फ पेश करने से क्या होगा, आप लोगों को सोल्यूशन बना के पेश करें ना। लोग सोल्यूशन डिमांड कर रहे हैं और दुनिया हमेशा सोल्यूशन की डिमांड की, क्योंकि दुनिया हमेशा प्रॉब्लम में रही। आपके पास अगर आप कहते हैं कि आपके पास कुरान ये सोल्यूशन का बुक है, तो आप इंसानियत के सोल्यूशन की बात करो। यहाँ की असमानता कैसी कम होंगी, आपके स्त्री अत्याचार पे आपके पास क्या रेमेडीज़ है, आप बताएं ना। आप इस पर रिसर्च करें और हालात के मुताबिक वो सारे सॉल्यूशन लेके आए इंसानियत के सामने। मैं आपको एक सिर्फ मिसाल देता हूँ। एक प्रोग्राम में मैंने जालना के पास एक प्रोग्राम में कहा था, ईद मिलन के सलीम भाई कि कहा था कि मैं PSI साहब बैठे थे, मैं बोला पुलिस साहब आप मुझे ये बताएं कि भारत में ऐसा कौन सा वाक़या हुआ कि जब एक बुर्खाधारी औरत पर बलात्कार हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक भी सोच रहे होंगे, क्योंकि उसके जो वजूहात है उसमें ये जो बुर्खा है या पर्दा है वो सारे अट्रैक्शंस ख़त्म कर देता, इल्ला ये कि वो औरत उसको मालूम ना हो। आप बताएं ना ऐसे कौन से वाक़यात, क्या एक बुर्खा वाली औरत जा रही है उस पर लोग पकड़ के आपको ये सारी चीज़ें लोगों के सामने रखना पड़ेंगी सोल्यूशन बोलकर। हाँ, और आपके पास तो हर मसले का हल है, हर मसले का हल है। आप अलग अलग जहन है, बहुत बहुत होशियार लोग हैं आप एक एक सब्जेक्ट लेकर उस पर काम करें। मैं अभी वक्त नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं सलीम भाई, मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट है स्मार्ट विलेजेस, मैंने उस पर PhD की और मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह इंसानी दुनिया के लिए एक बेहतरीन पैगाम दे के जाऊँगा। सब्जेक्ट ये है कि भारत के सिटीज़ जो ओवर क्राउडेड हो रहे हैं उसका किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं। यहाँ इंजीनियर्स बैठे, ये अनप्लान्ड ग्रोथ है और दूसरी तरफ गांव उजाड़ हो रहे। मैंने इसकी वजह ये लिखी कि ये माइग्रेशन की वजह से हो रहा है। माइग्रेशन क्यों हो रहा है? माइग्रेशन इस वजह से हो रहा है कि आप लोगों की नीड को उसकी जगह पर नहीं पूरी कर रहे। मिसाल के तौर पर एक आदमी को क्या चाहिए सरकार से? 3 चीज़ें चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक स्कीम्स में। तो आप उसको शहर में बुला के क्यों दे रहे हैं, आप उसके गांव में क्यों नहीं देते? हाँ, इस पे मैंने पूरा रिसर्च किया और इंशाल्लाह अगले साल मेरी ये किताब पूरे दुनिया भर में पब्लिश होंगी, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ के ये आने वाले पोल्यूशन के प्रॉब्लम, आने वाले ट्रैफिक के प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम पे बहुत ही विस्तार से चर्चा मैंने अपने तौर पे की। आपके पास भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे जिस पे आप रिसर्च करके इंसानी दुनिया के लिए कुछ दे सकते हो। अब ये हुआ कि हमने अहमदनगर की एक ब्लूप्रिंट बनाई 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले 30 आर्किटेक्ट ने कि हमारा शहर कैसा होना चाहिए, और जाके हम अपने पूर्व वैभव, मतलब हमारी पुरानी जो अहमदनगर की शांति हम कैसे वापस ला सकते। तो हमने उस वक्त के पालक मंत्री को बताया, उन्होंने हंस दिए, क्योंकि हमारे सारे रेमेडीज़ बगैर पैसों के थे। उन्होंने कहा कहाँ धंधा ख़राब कर रहे यार शेख साहब, छोड़ो ना। उन्होंने क्या कहा, कहाँ धंधा ख़राब करते हो यार। लेकिन हमने पीछा नहीं छोड़ा, हम कंटिन्यूस लगे रहे। अभी जो कलेक्टर साहब आए उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने हुर्फ ब-हुर्फ पढ़ा, और हुआ ये कि अहमदनगर शहर की आने वाले 25 साल की प्लानिंग चल रही है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने उसमें मुझे एडवाइज़र बोल के बुलाया। तो होता है, हम दे क्या रहे हैं दुनिया को। आप सोल्यूशन ओरिएंटेड लोग हैं साहब, आप नज़रिया कब तक देते रहेंगे, नज़रिया कब तक पिलाते रहेंगे? आपको सोल्यूशन लेके उठना पड़ेगा। इंसानी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आपके पास सोल्यूशन है तो आप बताएं। रहबर हो तो, रहजन हो तो फिर शौक से लूटो मताए दीन। अगर डाकू हो तो फिर लूटो कितना लूटने का, तो रहजन हो तो फिर शौक से लूटो मताए दीन। रहबर हो तो मंजिल का पता क्यों नहीं देते। मैं इस बात की कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा है कि ये सब्जेक्ट सारी चीज़ें एक प्रोग्राम के तहत एक के बाद एक, जैसा आप सुन रहे हैं ना, तो एक दूसरे से मुंसलिक है। इसमें हम किसी दूसरे सब्जेक्ट की अगर तरफ चले गए तो होगा ये कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस प्रोग्राम में आएगा। अलबत्ता आप भीड़ में प्रोग्राम रखिए, मैं कभी भी आने को तैयार, कभी भी नहीं, मतलब आने को तैयार हूँ।
एक तवील गुफ्तगू करेंगे और बहुत सर अच्छा भी सब्जेक्ट है, लेकिन वो कुछ 2-5 मिनट का नहीं है। मैं इसलिए वो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा अच्छा जानता हूँ कि मैं उसका विद्यार्थी हूँ और मुझे इस बात की सआदत अल्लाह ने दी कि मैंने यूनिवर्सिटी की घटना लिखने वाले टीम में एक किरदार अता किया है। तो उसके अंदर के जो एजुकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है उसके बारे में एक थोड़ी सी डिस्कशन लंबी होनी चाहिए। ठीक है। मोबाइल एडिक्शन बहुत हो गया, बच्चे जो है रील्स देख रहे हैं, लेडीज जो है पाकिस्तानी सीरियल तक जा रही है, बात लोग फेसबुक इंस्टाग्राम, उसका अल्टरनेट मतलब वो कैसे एडिक्शन खत्म कर सकते हैं? बोलता हूँ मैं 1996 में मैंने अपनी आखिरी फिल्म देखी थी जिसका नाम था ताल। डायरेक्टर थे सुभाष घई और उसमें ऐश्वर्या राय भी थी। लेकिन हुआ ये कि मैं वो पिक्चर देखते देखते बहुत बोर हो गया। वो पहली पिक्चर ऐसी थी कि मैं बहुत बोर हो गया, हालांकि अच्छे गाने वाने थे, लेकिन उसके बाद मैंने कोई फिल्म इसलिए नहीं देखी कि मैंने सोचा अब अपनी हीरो बन जाए। क्यों देखते हो रील इधर उधर के लोग? आपकी रील देखे ना, इस लहज पे उम्मत को तैयार करो कि आप हीरो बने और लोग देखे। कब तक लोगों के देखते रहेंगे और क्यों देखते रहेंगे? ठीक है ना। तो हम बच्चों में ये किरदार पैदा करें कि यू आर हीरो। ये लोग नौटंकी है, आपको रियल जिंदगी के हीरो बनना है भाई, और बन सकते हो आप। आपको बचपन से ही वैसा कल्टीवेट करना पड़ेगा ना बच्चों को। बच्चों को आप क्या दे रहे हैं? बच्चों को शाहरुख खान बता रहे हैं, वो पी के धूत होता है, वो रियल पिक्चर का हीरो नहीं। आपको जो कैडर तैयार करना है ना, वो रियल जिंदगी के हीरो तैयार करना है, और वो कर सकते हैं आप, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी और अपने पास डेमोक्रेसी में जो है उसमें ऐसा है कि लोकशाही में राजा बनता था। हाँ, तो हम लोग हैं तो माइनॉरिटी में है, अकलियत में है, तो हमारे पास जो लीडरशिप इस तरीके से डेवलप होना चाहिए। हम अगर देखा जाए ना, तो पॉलिटिकल लीडरशिप जिसको बोला जाएगा, वो भी आज के एडमिनिस्ट्रेशन के, और जो मैं समझता हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेमेडी साबित हो सकती है। लेकिन हमारे पास होता है कि ग्राम पंचायत से सदस्य बनता है, और दूसरा शहर है तो नगर परिषद सदस्य बनता है, और वो आगे जाके जो तो हम लोग समाज की नुमाइंदगी करते। इसको हमारे पास अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? जी देखिए, डेमोक्रेसी में दो पार्टीज होती है, एक तो सत्ता पक्ष यानी पावर अबडियन, और दूसरा अपोजिशन। अपोजिशन दो टाइप के होते हैं। एक तो लेजिस्लेटिव अपोजिशन यानी विरोधी पक्ष, जो इसमें आता है, विधानसभा से आता है, और एक दूसरी चीज़ है जो है सोशल अपोजिशन, जिसको आप आम तौर पे सिविल सोसाइटी भी कह सकते हैं, प्रेशर ग्रुप भी कह सकते हैं। आपको ये सुनकर बहुत हैरत होगी कि हमने बहुत लिमिटेड सोच में अपोजिशन को सिर्फ लेजिस्लेटिव अपोजिशन समझा, जबकि भारत के सीन में सोशल अपोजिशन की बहुत गुंजाइश थी और है। और सोशल प्रेशर उस तरह से माउंट होता है देखो ये जो पॉलिटिक्स है ना, इट्स अ गेम ऑफ कंप्रोमाइज़। ये लोग तो भी पीछे आ जाते हैं, कुछ सेटल करते हैं, लेकिन जो सोशल अपोजिशन है उसके पास कोई भीड़ भाड़ नहीं होती। इसके 2-3 एक्सपेरिमेंट भारत में कामयाब हुए। एक जेपी का आंदोलन, जिससे कई लीडर्स भारत को मिले। दूसरा अभी अन्ना हजारे का, ठीक है आप उसको कुछ इधर उधर की बात करें, लेकिन उसने एक ज़बरदस्त प्रेशर क्रिएट करा और एक सरकार को गिरा दिया। आप वो चीज़ क्यों एक्सप्लोर नहीं करना चाहते? माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे बेहतरीन जगह सोशल अपोजिशन है, जिसके लिए पीस फाउंडेशन कोशा है, और हम चाह रहे हैं कि आने वाले 3-4 साल में हम महाराष्ट्र के सबसे बड़े अपोजिशन बने इंशाल्लाह, अगर आप सब लोग साथ हैं तो। ठीक है, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अभी